हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम प्रतिमा यादव है और मैं न्यू सैन म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल की शिक्षिका हूँ। तो आज मैं आप लोग को साइंस 2 का हमारा लेसन नंबर 3 है, सजीवों में जीवन प्रक्रिया। इसका आपको प्रजनन और आधुनिक तकनीक ये आपको सिखाने जा रही हूँ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि सजीवों के जो लक्षण होते हैं, हम कैसे तय करते हैं कि ये वस्तु या प्राणी सजीव है या निर्जीव। तो उसकी बहुत सारी प्रक्रियाएं, हमारी जीवन प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे श्वसन है, भोजन है, पाचन है, उत्सर्जन है। और इनमें ये जो प्रमुख हमारी प्रक्रिया है वो है प्रजनन, क्योंकि प्रजनन ही ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण धरती पर सजीवों का जो अस्तित्व है वो बना हुआ है। क्योंकि अगर प्रजनन की प्रक्रिया नहीं होती है तो धीरे धीरे हर प्राणी समाप्त हो जाएगा। तो अब कई बार ऐसा होता है कि इस प्रजनन की प्रक्रिया में कभी कभी कुछ परेशानी आ जाती है। इसके पहले आपने मानव का जो है प्रजनन तंत्र पढ़ा हुआ है ना। स्त्री प्रजनन तंत्र और पुरुष प्रजनन संस्थान, ठीक है। तो इसमें हमने आपने डिटेल में इसका जो है स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ा हुआ है। तो आपको पता होगा कि कभी भी जो नए शिशु का जन्म है उसके लिए हमारा डिंब और शुक्राणु इनके मिलने से फलन होता है, और उस फलन के बाद जो है धीरे धीरे जो बनने वाला जो युग्माणु है वो उसमें विभेजन होता है, और उस विभाजन की वजह से वो आगे चलकर एक शिशु के रूप में बदलता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस प्रक्रिया में कुछ बाधाएं आ जाती हैं। तो आज के दौर में हमारे जो विज्ञान ने बहुत सारी प्रगति कर ली है। तो प्रजनन की इस प्रक्रिया में भी विज्ञान जो है वो काफी सहायता कर सकता है। तो आज हम देखेंगे कि इस प्रजनन की प्रक्रिया में हम किस प्रकार से आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। अभी इस टॉपिक में हमारे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है, ये टॉपिक तो बहुत वास्ट है, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में हमारे 2-3 टॉपिक हैं। पहला है कांच नलिका में फलन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। दूसरा है स्थापन मातृत्व, और तीसरा हमारा है वीर्य बैंक। तो पहले हम लोग कांच नलिका में फलन। आप सब ने कांच नलिका में फलन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन शायद न सुना हो, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। और मजे की बात यह है कि ये प्रक्रिया वास्तव में टेस्ट ट्यूब में नहीं होती है, प्रयोगशाला में पेट्री डिश में कराई जाती है। पेट्री डिश यानी एक कांच की प्लेट जैसी संरचना होती है। तो यहाँ पर आप आकृति में देख सकते हैं कि सिरिंज की सहायता से अंड कोशिका में शुक्राणु का प्रवेश प्रयोगशाला में कराया जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कुछ कारणवश, जैसे कि आपकी जो फेलोपियन ट्यूब रहती है, जो अंड नलिका होती है, उसमें कोई बाधा रहती है, या फिर कभी कभी जो शुक्राणु होते हैं वो बहुत ज्यादा उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा ये एक्टिव नहीं रहते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी कोई परेशानी आ जाती है, शुक्राणुओं की संख्या में कमी है। तो अगर इस सब प्रक्रिया की वजह से अगर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उस स्थिति में ये काश नलिका में फलन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का उपयोग करते हैं। तो इस प्रक्रिया में फलन की प्रक्रिया जो है वो प्रयोगशाला में कराई जाती है। इसके बाद जो भ्रूण बनता है उसे वापस से माता के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इसके प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे वापस। क्या करते हैं, पहले जो अंडाशय होता है उसको दवाइयां देकर, आपको पता होगा, आपने मासिक चक्र पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हर महीने जो अंडाशय में एक जो है अंडे जो है वो परिपक्व होकर फूटते हैं। लेकिन क्योंकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक लैब में होने वाली प्रक्रिया है, तो उसमें उन्हें बहुत सारे अंडों की जरूरत पड़ती है, ताकि उसमें से जो सबसे अच्छा जो युग्माणु बनेगा वो उसका उपयोग भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए करते हैं। तो इसके लिए वो दवाइयां देते हैं जिसकी वजह से एक से ज्यादा अंडे फूटते हैं। फिर वो उसे एक को ऑपरेशन के जरिए निकालते हैं, और फिर पुरुष का जो है स्पर्म लेते हैं।
और फिर उसे आप देख सकते हो कि माइक्रोस्कोप के पास को इंक्यूबेशन, यानी यहाँ पर जो पहले वाली प्रक्रिया आपने देखा, ये प्रक्रिया अंड कोशिका में शुक्राणु प्रवेश कराने की प्रक्रिया, ये प्रयोगशाला में करते हैं। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ स्टेप आता है, जो वो एक्चुअली कई सारे अंड कोशिका का उपयोग करते हैं और उस अंड कोशिका में शुक्राणुओं को इंजेक्ट करते हैं। फिर वो देखते हैं, चेक करते हैं, जो भ्रूण सबसे अच्छा, सबसे योग्य होता है, उसका उपयोग वो माता के गर्भाशय में प्रत्यारोपित करने के लिए करते हैं। फिर बाकी आगे की प्रक्रिया नॉर्मल जैसे प्रेगनेंसी होती है उस तरीके से पूरी की जाती है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है सरोगेसी या स्थापन्न मातृत्व, यानी सरोगेसी। सरोगेसी जो है, इस प्रक्रिया में कई बार क्या होता है कि माता जो होती है उस गर्भ धारण के लिए वो योग्य नहीं होती है। जैसे कभी कभी गर्भाशय में कोई खराबी होती है, कभी कभी कोई और बीमारी जैसे कैंसर वगैरह इस टाइप की भी बीमारी होती है। तो उस स्थिति में या किसी अन्य अगर स्त्री जो है उसके गर्भाधान की प्रक्रिया में कोई बाधा है, तो इसके लिए वो सरोगेसी यानी किसी दूसरी स्त्री का उपयोग, उसके गर्भाशय का उपयोग संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। इस प्रक्रिया में जैविक माता पिता के अंडे व शुक्राणुओं का सैंपल लिया जाता है। फिर आपने जैसे पिछले प्रक्रिया में देखा कि स्थापन मातृत्व, जैसे आपने पिछले बार देखा ना कि ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया जाता है, ठीक उसी प्रक्रिया से अंडे व शुक्राणु जो जैविक माता पिता यानी जिन माता पिता को संतान नहीं हो पा रही है, उन माता पिता से शुक्राणु व उनके सैंपल वो लेते हैं और फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सहायता से अंडे व शुक्राणुओं का फलन कराया जाता है। फिर उसके बाद जो भ्रूण प्रत्यारोपण की प्रक्रिया है, नॉर्मली क्या होता है कि जो जैविक माँ है उसके ही गर्भ में प्रत्यारोपित कर देते हैं। लेकिन अगर माँ जो है किसी भी कारण से बच्चे को गर्भ धारण करने में सक्षम नहीं है, उसके गर्भाशय में कोई तकलीफ है या अन्य कोई बीमारी है, तो उस स्थिति में किसी अन्य स्वस्थ माँ के गर्भाशय में इस भ्रूण का प्रत्यारोपण किया जाता है। और फिर ऐसी स्थिति में जो माँ जो होती है उसको हम लोग स्थापन्न माता या फिर इंग्लिश में कहते हैं सरोगेट मदर। अब आपको इंटरेस्टिंग ये लगेगा कि भले ही उस माता के गर्भ में वो संतान पल रही है, लेकिन उसके सारे जैविक जो गुण होते हैं वो किसके होंगे? जो उसके जैविक माता पिता होंगे, यानी जिस माता पिता के अंडे और शुक्राणुओं का उपयोग भ्रूण के निर्माण में किया गया है। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लड बैंक के बारे में। आप सब लोग जानते हैं ना, जब भी कोई व्यक्ति ज्यादा बीमार होता है या दुर्घटना की वजह से अगर उसे बहुत चोट लग जाती है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमें ब्लड बैंक से ब्लड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर खून की आपूर्ति तुरंत न की जाए तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। वैसे ही हमारा जो साइंस जो है वो इतना प्रगति कर चुका है कि हम लोग वीर्य बैंक भी बना लिए हैं। तो वीर्य बैंक क्या होता है? इसमें लोग जो है, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके वीर्य को जमा किया जाता है, यानी उसे फ्रीज करके रखा जाता है। अब इस वीर्य बैंक की जरूरत कब पड़ती है? कभी कभी क्या होता है कि जो दंपति है, जो स्त्री है, उसके तो प्रजनन जो संस्थान में है वो कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो पिता है या जो पुरुष है उसके जो शुक्राणु है या तो नहीं बनते या तो कम बनते हैं, या फिर उनकी जो गुणवत्ता होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो इस स्थिति में वो दंपति क्या कर सकते हैं कि
इस वीर्य बैंक से किसी अन्य पुरुष का वीर्य उपयोग कर सकते हैं। और इस स्थिति में जो माँ होती है वो जो अंड कोशिका जो है, जैसे आपने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में देखा, तो जो अंड कोशिका होती है वो माँ का लिया जाता है, लेकिन जो शुक्राणु है वो किसी अन्य व्यक्ति का वीर्य बैंक से हम ले सकते हैं, और फिर वापस से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए हम जो स्त्री होती है उसके गर्भाशय में भ्रूण को प्रत्यारोपित कर देते हैं। और जो यहाँ पर जैसे कि नियम कानून है कि ये जो वीर्य बैंक रहते हैं उसमें अगर कोई वीर्य वहां से लेता है तो वो किस व्यक्ति का वीर्य है वो उसको बताया नहीं जाता है, ताकि और जो सामाजिक परेशानी ना हो, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को पता चलेगा कि हाँ ये मेरा जो वीर्य है ये इस बच्चे के जन्म के लिए उपयोग किया जा रहा है, तो उस स्थिति में वो उससे इमोशनली भावनात्मक रूप से अटैच हो सकता है, इस तरह की परेशानी आ सकती है। इसलिए ये वीर्य बैंक की जो सारी जानकारी होती है कि किस व्यक्ति का है पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक जो है वो है जुड़वा, है ना। आप लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी होगी जिसमें कि एक मूवी तो जुड़वा नाम से ही है ना। आप लोगों ने देखी होगी कि जो जुड़वा बच्चे जो है वो एक जैसे बिल्कुल दिखते हैं, और एक मुड़ेगा तो दूसरा भी मुड़ेगा, एक को दर्द होता है तो दूसरे को भी दर्द होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये जो जुड़वा जो होते हैं वो एकदम से दिखने में भले वो एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन उनका दिमाग उनका शरीर अलग है, तो उनकी फीलिंग्स एकदम एक दूसरे से जुड़ी हुई रहेगी। ऐसा नहीं है एक को दर्द होगा तो दूसरे को दर्द होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग के भी दिमाग में ये प्रश्न आता होगा कि आखिर ये जुड़वा जो है इनका जन्म किस तरीके से होता है। तो हम लोग देखते हैं। नॉर्मली क्या होता है, जो सामान्य प्रजनन की प्रक्रिया होती है उसमें हर महीने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर महीने जो अंडाशय, स्त्री का जो अंडाशय होता है उसमें से एक अंडा टूटता है, और जो कि गर्भाशय में आता है, और वहां पर वो एक शुक्राणु के साथ फलन करके भ्रूण का निर्माण करता है। तो अब ये भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, जब ये अंडा और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो उनमें कोशिका विभाजन की प्रक्रिया होती है। तो इस विभाजन की प्रक्रिया में कई बार क्या होता है कि ये जो भ्रूण जो है वो दो भागों में टूट जाता है, और उससे दो अलग अलग शिशुओं का निर्माण होने लगता है। पहला वाला जो हमारा है, तो ऐसे जुड़वा को हम कहते हैं एक युग्मज, यानी इनका जो निर्माण है वो एक ही युग्मज से हुआ है। तो इस स्थिति वाले जो जुड़वा होते हैं वो देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और इनकी जेनेटिक जो इनके जो सारे लक्षण जो होते हैं, इनके जो सारे जीन्स होते हैं वो भी बिल्कुल सेम होते हैं। तो ऐसे जुड़वा जो है या तो दो लड़कियां हो सकते हैं या तो दो लड़के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इनका निर्माण है वो एक ही प्रकार के, एक ही भ्रूण से हुआ है, एक ही युग्मज से हुआ है। फिर उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि जो दूसरी स्त्री हमारी किसी कारणवश, किसी दवा के प्रभाव से या किसी कारणवश स्त्री के जो है अंडाशय से दो अंडे एक साथ फूटते हैं, और फिर उनका जो दो अलग अलग शुक्राणुओं से निषेचन होता है। तो इस स्थिति में भी दो बच्चे या जुड़वा बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन ये जो जुड़वा है ये कैसे होंगे, जैसे कि जो दो भाई बहन हो सकते हैं, ये आपस में दोनों भाई भी हो सकते हैं, दोनों बहनें भी हो सकती हैं, या एक भाई और एक बहन हो सकते हैं, लेकिन इनमें इनके जो रंग रूप आकार में समानता, जैसे कि पहले वाले में हमने देखा एक युग्मज में, तो ये दिखने में और इनके जेनेटिक संरचना जो रहती है वो बिल्कुल एक होती है, क्योंकि उनका जन्म एक ही युग्मज से हुआ है। लेकिन जो द्वियुग्मज होते हैं इसमें दो अलग अलग अंडे दो अलग अलग शुक्राणुओं के साथ निषेचन करते हैं। तो इस स्थिति में बनने वाले जो जुड़वा रहते हैं वो दो अलग अलग जेनेटिक संरचना और अलग अलग
बाह्य जो उनके जो चेहरे की संरचना है वो सब बिल्कुल अलग होंगी, जैसे कि दो भाई दो बहन या एक भाई एक बहन की हो सकती है। फिर इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि ये जो अलग होने की प्रक्रिया है ये पूरी तरीके से नहीं हो पाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये जो जुड़वा जो है ये पूरी तरीके से अलग नहीं हो पाते। इनको हम लोग संयुक्त जुड़वा या फिर इंग्लिश में इनको कॉन्जॉइंट ट्विंस कहते हैं, यानी ये शरीर इनके दोनों पूरी तरह से अलग नहीं होते। और इस प्रकार की जो जुड़वा जो रहते हैं ये हमेशा एक युग्मज है। वो मैंने आपको बताया ना पिछली स्लाइड में कि जो जुड़वा जो रहते हैं इनमें क्या होता है कि ये जो इनका युग्माणु जो है वो दो अलग अलग हिस्सों में बट जाता है। तो ये जो दो अलग हिस्सों में बटने की प्रक्रिया है ये कभी कभी पूरी नहीं हो पाती है। तो ऐसा कब होता है जब कि ये जो विभाजन के समय अगर 8 दिन के बाद अगर ये दो हिस्से बढ़ते हैं तो वो पूरी तरीके से अलग नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं से जुड़े रह जाते हैं। आपने बहुत सारी पिक्चर या देखी होगी, कभी वो सर से जुड़े होते हैं, कभी ऐसे कंधों से जुड़े होते हैं, कभी वो पेट से जुड़े होते हैं। और कई बार ऐसी स्थितियां भी आती हैं कि जब उनके जो अंग है, जो अंदर के अंग है, जैसे फेफड़ा हो गया, पेट हो गया, स्टमक हो गया, ये कभी कभी दोनों के एक ही होते हैं। ठीक है, यानी दो सर रहते हैं लेकिन उनका बाकी नीचे का हिस्सा इतना जुड़ा हुआ होता है कि उनके अंदर के अंग एक ही होते हैं। तो इस तरीके से हमारे जुड़वा का जन्म होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा जो लास्ट टॉपिक जो है वो है लैंगिक स्वास्थ्य। ठीक है, अब हम लोग इस समय तो कोरोना का टाइम है, आप सबको ये आपके कॉन्जॉइंट ट्विंस, सॉरी ये स्लाइड रह गई थी, ये कॉन्जॉइंट ट्विंस या संयुक्त जुड़वा कैसे बनते हैं ये उसकी प्रक्रिया को समझाया गया है। इसमें आपके जो एग और शुक्राणु जो है ये आपस में मिलके युग्मज बनाते हैं और ये युग्मज का विभाजन होता है। तो कभी कभी ये जो युग्मज जो है वो पूरी तरीके से अलग नहीं हो पाते हैं, तब जाके संयुक्त जुड़वा का जन्म होता है। अब इसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है लैंगिक स्वास्थ्य। ठीक है, इस समय कोरोना का टाइम है, आप सबको स्वास्थ्य के बारे में हाथ अच्छे से धो, मास्क पहनो, है ना। और हम सब अपने स्वास्थ्य का इस समय बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, है ना। खुली चीजें नहीं खाना, रोज नहाना, और जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाना। लेकिन जो हमारे भारत में, जो हमारे इंडिया में जो है जो लैंगिक स्वास्थ्य है, यानी हमारे अपने जो निजी अंगों से संबंधित रोग है या उनसे संबंधित जो सफाई है, इसके बारे में ना तो हमें कोई बताता है और ना ही हम खुल के बात कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हम शरीर के बाकी किसी अंग में कोई रोग होता है तो हम बिना झिझक अपने मम्मी पापा के पास, भाई बहन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें ये तकलीफ है। ठीक उसी तरीके से हमें अ, अपने लैंगिक स्वास्थ्य के प्रति भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अगर ये जो बीमारियां रहती हैं अगर हमने छुपाई तो आगे चलकर हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। तो जैसे शरीर के अन्य अंगों में कोई भी इन्फेक्शन होता है, वैसे ही अपने हमारे निजी अंगों में भी कई तरीके के इन्फेक्शन या बीमारी हो सकती है। इनमें सबसे ज्यादा जो रोग होते हैं वो साइफिलिस और गोनोरिया, ये जो दोनों रोग है ये जीवाणुओं के कारण होते हैं। और इनसे जो हमारे निजी अंगों पर है दाग धब्बे, फुंसियां और बुखार आना, जोड़ों में सूजन, बालों का झड़ना, ये सब रोग जो है के लक्षण होते हैं। तो अगर हमें ऐसे कोई भी लक्षण होते हैं तो हमें जैसे हम अन्य बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही आप अपने घर में जिससे भी कंफर्टेबल हैं, अपने माता पिता हैं, भाई कोई और है, भाभी है, या जिससे भी आप कंफर्टेबल हैं, आप उससे जाकर बात कीजिए और अपने रोग का हमें इलाज कराना चाहिए। ठीक है,
और इसके अलावा हमें अपने निजी अंगों की सफाई का भी ध्यान देना चाहिए। जैसे आप नियमित पूरी तरीके से अपने नहाते हो, अपने आप को साफ और स्वच्छ रखते हो, उसी तरीके से अपने निजी अंगों की भी सफाई करनी चाहिए। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुना। और अभी जब सर आप लोगों को अनम्यूट करेंगे तो आप लोग जो भी आपके संबंधित कुछ क्वेश्चन रह गए हो आपके दिमाग में, जो आपको नहीं समझ में आया है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। जिसको कुछ पूछना है हाथ उठाओ बेटा। श्रुति, हाँ सर। माइक चालू करके बोलो। सर मुझे मैम से पूछना था। पूछो पूछो। हेलो मैम, जो हाँ हाँ, बोलो हाँ बोलो। जो स्पर्म बैंक रहता है वो हाँ किसी और का हाँ स्पर्म रहता है ना, तो हाँ 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 तो वो हाँ, पूछो। अ, हाँ तो वो स्पर्म बैंक से स्पर्म लेंगे, जो असली हाँ, माता पिता है उनके गुण आते हैं क्या नहीं आते उसमें, उस बच्चे जैसे कि में? अब इसमें देखो, स्पर्म जो है वो अगर किसी अन्य पुरुष का है, तो जो मैडम जैसे कि स्क्रीन शेयर हम बंद कैसे कीजिए। होते हैं। हाँ सर। स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए हाँ मैडम। ठीक है, आपने बहुत अच्छा पूछा। अब इसमें देखिए कैसा होता है कि हमारे गुण जो है वो किससे मिलते जुलते हैं। जैसे हम नॉर्मल जो बच्चे हैं, तो हमें क्या रहता है कि आधे गुण हमारी माता से आते हैं और आधे गुण जो है हमारे पिता से आते हैं। ठीक है, तो अगर जो है अंड कोशिका जो है वो माँ का लिया गया है, लेकिन स्पर्म जो है वो हमने स्पर्म बैंक से लिया है, तो वो बच्चा जो है वो माँ के जो लक्षण है वो तो उसमें रहेंगे, लेकिन पिता के लक्षण उसके नहीं रहेंगे। पिता के लक्षण किसके रहेंगे? जिसका कि स्पर्म यूज किया गया है उसका। चलो अगला क्वेश्चन। सब नूर मानिकलाल मेहता। नूर। हेलो टीचर। हाँ बोलिए। टीचर, जब फर्टिलाइजेशन होता है तब कौन सा विभाजन होता है, मतलब कौन सा डिवीजन होता है सेल का? सम जो माइटोसिस की फर्टिलाइजेशन होगा, मियोसिस? हाँ हाँ, नहीं नहीं, माइटोसिस होगा ना। मियोसिस जो है वो जब अंडे और शुक्राणु बनते हैं, सिर्फ उसी समय मियोसिस की जो अर्धसूत्री विभाजन जिसको हम कहते हैं, वो प्रक्रिया सिर्फ अंडे और शुक्राणु के निर्माण के हाँ समय होती है। ठीक है, और अंडे और शुक्राणु एक बार जब आपस में मिलते टी- हैं, तो ये कोशिकाएं वापस से द्विगुणित हो जाती हैं, और फिर इनका अर्ध सूत्री विभाजन होता है, माइटोसिस जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीचर, क्रोमोसोम्स अनीता के शेख। नंबर कुछ चेंज होते हैं? क्रोमोसोम्स टीचर, के नंबर चेंज होंगे क्रोमोसोम्स ना, के नंबर जब कुछ चेंज कब होते होंगे? हैं? सुनो, हाँ हाँ, सुनो मेरी बात। जो क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं जब भी अंडे और शुक्राणु बनते हैं, उस स्थिति में मैं आपको लिख के बता देती हूँ, रुको। जो अंडे और शुक्राणु जो है जब भी बनते हैं, तो वो मियोसिस के फलस्वरूप बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। तो उस समय जो उनकी जो उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो रहती है अंडे और शुक्राणु में एन और एन हो जाती है। जब उनका वापस में निषेचन होता है, तब जो बनने वाला जो जाइगोट या युग्मनज होता है वो वापस से 2n यानी द्विगुणित हो जाता है। तो वहां पर जो क्रोमोसोम्स की संख्या है 46 हो जाती है। ठीक है, अंडे और शुक्राणु के निर्माण के समय वो संख्या 23 और 23 हो जाती है, यानी अंडे में 23 और शुक्राणु में 23। जब वो आपस में मिलते हैं तो फिर से वो द्विगुणित हो जाते हैं, और उनमें गुणसूत्रों की संख्या जो है वो टोटल 46 या 2n हो जाती है, जिसको हम द्विगुणित कहते हैं। और कुछ? अनीशा शेख। हेलो। अनीशा शेख बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग मिस। हाँ बोलो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। मिस फलन मतलब? अब फलन मतलब कि अंडे और शुक्राणुओं का आपस में मिलना, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं और दोनों के जो केंद्रक होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन के आंसर में बताया कि उन दोनों में यानी अर्धसूत्री के विभाजन के पश्चात वो बनते हैं, तो उन दोनों में जो गुणसूत्रों की संख्या रहती है उनके केंद्रक में 23 और 23 रहती है। जब ये अंडे और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, तो इन दोनों के केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, जिससे कि वो
उनके गुणसूत्रों की संख्या वापस से 46 हो जाती है, जो कि हमारे शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो फलन का मतलब यही होता है कि अंडे और शुक्राणु के आपस में जो है केंद्रक आपस में मिल जाना, जिसे हम निषेचन भी कहते हैं, Yes. फर्टिलाइजेशन बोलते हैं ना। Yes. Yes. हाँ। जाहिद शेख। और कोई? हाँ और हाँ टीचर, गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, बोलो। टीचर मेरा सवाल है ना, 18 वर्ष की लड़की और 21 22 23 मतलब लड़के हुए, तो मतलब इन दोनों में ऐसा कानून क्यों लगाया गया है, मतलब शादी का? वो इसलिए लगाया गया है क्योंकि तब तक हम शारीरिक रूप से तो चलो हमारी प्रकृति ने हमको तैयार कर दिया है, लेकिन मानसिक रूप से जो शादी के बाद जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां जो आती हैं, वो उसके लिए उससे कम जो है एज में हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं। हम उतनी जिम्मेदारियां नहीं समझ पाते, जो कि एक एज के साथ व्यक्ति में परिपक्वता आती है। तो इसके लिए 18 और 21 का जो है वो वर्ष आयु रखी गई है। ठीक है। और जो अगर लड़की की एज अगर 18 वर्ष से कम है, तो वो शारीरिक रूप से भी इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है कि अगर भविष्य में चलकर संतान होती है तो वो उसको अच्छे से संभाल सके। इसके लिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है टीचर? क्या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन? ये हमारे जो है वो हार्मोन्स हैं। आपने पिछले चैप्टर पिछला जो टॉपिक जब आपको कवर किया गया होगा तो आपको पढ़ाया गया होगा, ये दोनों जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो रहते हैं वो हार्मोन है, जो कि प्रजनन मतलब की क्या? सहायता में भाग देते हैं। जो हमारे लक्षण जो रहते हैं, शारीरिक जो लक्षण है जो प्रजनन से संबंधित है, यानी जब लड़के और लड़कियों में प्यूबर्टी आती है, तब जो है उनके शारीरिक लक्षण अलग अलग तरीके से बढ़ते हैं, तो ये उसके लिए उपयोग में आता है। और दूसरा, लड़कियों में मासिक धर्म की प्रक्रिया के लिए भी ये हार्मोन्स जो है वो उपयोग में आते हैं। आकांक्षा निषाद। पूजा चौरसिया। आकांक्षा बोलो। हेलो मिस, हाँ बोलो आकांक्षा। अगर जुड़वा बच्चे होते तो उसमें एक लड़का और एक लड़की नहीं हो सकते? मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया बेटा कि अगर जो जुड़वा जो है वो अगर द्वियुग्मनज है, यानी उन दोनों का निर्माण जो है वो मैंने आपको बताया कि नॉर्मली जो सामान्य प्रक्रिया है उसमें क्या होता है, हर महीने माँ के अंडाशय से एक अंडा जो है वो निकलता है। ठीक है। और जो पुरुष के जो शुक्राणु होते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं, तो कोई एक शुक्राणु आके एक अंडे से मिल जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी परेशानी की वजह से किसी भी कारण से हो सकता है, कोई नॉर्मल प्रक्रिया हो सकती है, किसी दवा के प्रभाव से भी हो सकता है कि एक से अधिक यानी दो अंडे एक साथ फूटते हैं। आपने सुना होगा कभी कभी 3 4 5, फॉरेन में तो बहुत होता है, विदेशों में। और ये प्रक्रिया वहां पर इसलिए होती है क्योंकि वो लोग बहुत देर से शादी करते हैं, तो फिर वो दवाइयों का उपयोग करते हैं, तो इसकी वजह से जो स्त्री है उसके गर्भ में एक से ज्यादा अंडे फूटते हैं। तो शुक्राणु अगर हर एक अंडे से जाकर मिलते हैं, तो फिर वो अगर दो दो अंडे फूटे और उसमें दो शुक्राणु जाके अलग अलग मिले, तो वो जो दोनों बच्चे होंगे वो एक लड़का एक लड़की हो सकते हैं। जैसे सामान्य प्रक्रिया में आपके भाई बहन है, ठीक है, तो एक भाई के साथ आगे नेक्स्ट टाइम दूसरा भाई भी हो सकता है। तो वैसे ही माँ के गर्भ में वो क्योंकि दो अलग अलग अंडों से निर्माण हुआ है, दो अलग अलग शुक्राणु हैं, तो एक लड़का एक लड़की या दोनों लड़के या दोनों लड़कियां भी हो सकते हैं। अगर उनका निर्माण एक ही युग्मनज से, जैसे मैंने आपको बताया कि विभाजन की प्रक्रिया में कभी कभी क्या होता है कि एक युग्मज जो होता है वो दो अलग अलग हिस्सों में टूट जाता है और दोनों हिस्सों से भ्रूण का निर्माण होता है, तो उस स्थिति में वो दोनों दिखने में भी एक जैसे होंगे और वो या तो दोनों लड़के होंगे या तो दोनों लड़कियां होंगे। ठीक है। अगर उनका निर्माण दो अलग अलग अंडे और शुक्राणु से हुआ है तो वो दो अलग अलग होंगे, जैसे आप नॉर्मली जो होते हैं आपके भाई बहन उतने ही मिलेंगे वो। खुशबू बिंद। टीचर हाँ टीचर हाँ बोलो। मैंने ये अक्सर करके देखा है कि किसी किसी को बच्चे होते नहीं है तो वो दवाइयाँ करते हैं, क्यों? तो मैं अब वो जैसे कि कभी कभी मैंने आपको बताया कि जो भी तकलीफ है उस वजह से, जैसे कभी अगर
किसी माँ के जो है अंडाशय से अंडे फूट नहीं रहे हैं, तो जैसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी के कारण है या एस्ट्रोजन के कमी के कारण है, तो डॉक्टर जो रहते हैं वो चेक करते हैं और फिर उस हिसाब से उनको दवाइयाँ देते हैं। फिर कभी कभी जैसे कि जो यूट्रस है या फिलोपियन ट्यूब है, तो उसमें किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग पीरियड्स में साफ सुथरे कपड़े का इस्तेमाल नहीं करते तो अक्सर ये समस्या होती है, या किसी अन्य कारण से भी। इसीलिए अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो उस स्थिति में फिर अगर इन्फेक्शन के कारण जो है फेलोपियन ट्यूब जो है, आपकी जो अंड नलिका है वो बंद हो जाती है, तो उस फेलोपियन ट्यूब के इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए दवाइयाँ देते हैं। तो अलग अलग तकलीफें होती है, कभी हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, तो कभी कोई इन्फेक्शन है, तो जिस तरीके की समस्या होगी डॉक्टर उसको चेक करते हैं और उसकी दवाइयाँ देते हैं। रोशनी शाहू। हेलो टीचर। हाँ बोलो। टीचर के किसी लड़की को बच्चा नहीं होता है तो समाज के लोग बोलते हैं कि ये लड़की बांझ है, ऐसा क्यों बोलते हैं? लड़की में कमी है या लड़के में? हाँ, ये तो डॉक्टर चेक करने के बाद ही पता लगा सकती है, लेकिन हमारे जो समाज में है कि हमेशा वो तो क्या होता है कि हम मैं भी खुद एक स्त्री हूँ, हम क्या होता है कि दूसरे के घर में होते हैं, ठीक है। तो कोई भी गलती होगी तो उसका आरोप एक नॉर्मल ये रहता है कि मेजोरिटी विंस। तो यानी हम एक दूसरे के घर में होते हैं तो वो दोष हमारे ऊपर डाल दिया जाता है, जबकि ये सच्चाई नहीं है ना। ये शारीरिक समस्या है, इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो कमी है। अगर भगवान की तरफ से कुछ कमी है तो उसका दोष देना नहीं चाहिए, लेकिन लोग अक्सर स्त्री को देते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी किसी पुरुष में भी समस्या हो सकती है, जैसे शुक्राणु बने ही नहीं या बनते हैं तो उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उस स्थिति में भी संतान नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट नजमा। पूजा चौरसिया। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग। टीचर आपने जो बताए थे कांच नलिका में फलन, तो ये मतलब कब हाँ किया जाता है? ये मुझे सही से नहीं समझा। बेटा, जब देखो अगर किसी को नॉर्मल अपने जैसे कि अपने आप से अगर संतान नहीं होती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर चेक करते हैं, तो अगर कुछ कमी है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ हार्मोन्स की कमी है या कुछ इलाज है, तो अगर वैसा है तो वो इलाज करते हैं। फिर अगर उसके बाद भी अपने आप से अगर गर्भ नहीं रुकता है तो फिर कभी कभी ऐसा होता है। मैंने खुद ने हमारे घरों के आसपास भी देखे हैं कि उनमें शारीरिक रूप से कोई कमी नहीं है, लेकिन वो गर्भ नहीं ठहरता है। तो उस स्थिति में डॉक्टर क्या करते हैं कि ये काम जो है वो अपने हॉस्पिटल में करते हैं। तो वहां पर जो स्त्री होती है उसको एडमिट किया जाता है, वहां से उसके अंडाशय से अंडे निकाले जाते हैं और पुरुष का शुक्राणु लिया जाता है, और फिर उसे प्रयोगशाला में, उनकी जो प्रयोगशाला होती है वहां पर वो, और उसमें फिर वो कुछ ऐसी दवाइयां भी डालते हैं ताकि वो जो भ्रूण है वो अच्छे से उसका निर्माण हो। तो उस स्थिति में इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अच्छा, और या फिर जैसे कि अगर लोग, हाँ बोलो। बोलिए टीचर। हमारा नियम। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि अगर कैसे कभी कभी जैसे कि किसी पुरुष में कमी है, ठीक है। माँ जो है, जो स्त्री जो है वो उसके शरीर में कोई परेशानी नहीं है प्रजनन से संबंधित, लेकिन जो पुरुष है उसके शुक्राणु में कमी है, तो उस स्थिति में वो क्या करते हैं, वीर्य बैंक से वहां से किसी और का शुक्राणु लेकर, तो और माँ के अंडे लेकर फिर उसको प्रयोगशाला में फलन करा के, टेस्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा के फिर उसको उस स्त्री के गर्भ में प्रत्यारोपित कर देते हैं। ऐसा भी करते हैं, है ना। सचिन, सचिन पूछो बेटा। सर, टीचर गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। टीचर, एक ही बच्चे में मतलब दोनों का लक्षण कैसे होता है, स्त्री और पुरुष का? हाँ, जैसे आपने प्रजनन की प्रक्रिया में लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा कि किसी संतान का निर्माण कैसे होता है। माता के जो गर्भ में अंडाशय से अंडे फूटते हैं, बराबर, और पुरुष का जो है वो शुक्राणु होता है। तो अंडे में और शुक्राणु में जो है गुणसूत्र होते हैं आधे। जैसे हमारे जो सामान्य मनुष्य है उसके शरीर में 46 यानी 2N जिसको बोलते हैं, तो 46 जो है गुणसूत्र होते हैं। तो
जो अंडा होता है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं और शुक्राणु जो होता है उसमें 23 गुणसूत्र होते हैं, और ये दोनों जब मिलते हैं तब जाकर ही उस भ्रूण का निर्माण हो पाता है, वैसे नहीं हो पाता। तो इसीलिए, क्योंकि आधे गुणसूत्र जो है वो माँ के तरफ से आए हैं अंडे के रूप में, और आधे गुणसूत्र जो है वो पिता की तरफ से आए हैं शुक्राणु के रूप में, तो इसीलिए किसी भी बच्चे में माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं। मनीष, लोकेंद्र, काजल, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बोलो। हेलो मैम, ये पूछना था कि ये जो युग्मज हाँ। में से एक युग्मज में से 2 शुक्राणु कैसे होते हैं? एक युग्मज युग्मज में में 2 से शुक्राणु, एक बेटा में से 2 युग्मज का जो निर्माण कैसे होता है? जो युग्मज जो होता है ना उसमें विभाजन होता है, ठीक है। तो वो विभाजन होते टाइम कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा जो भ्रूण है उसका निर्माण कैसे होता है, एक कोशिका बनती है, एक सेकंड में आपको बताती हूँ, रुको। जो भ्रूण है वो भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, एक अंडा और एक उसमें शुक्राणु आया, ठीक है। तो ये दोनों के केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये मिलने से हमारा बनता है, इसको हम लोग कहते हैं युग्मज, ठीक है। ठीक है, अब नॉर्मल प्रक्रिया में क्या होता है कि अब हमारा शरीर कैसे बनता है, ये एक ही कोशिका है, तो इस स्थिति में क्या होता है, अब ये धीरे धीरे विभाजन होने लगता है। एक कोशिका से 2 कोशिका बनती है, फिर 2 कोशिका से 4, फिर 4 से बनेगी 8। इस तरीके से विभाजन हो होकर तब वो बच्चे, ये जो शिशु के हैं, अलग अलग अंग बनते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है। तो अब इससे जाके आगे चल के एक शिशु का जन्म होगा। कई बार क्या होता है, अब जो देखो यहाँ पर ये जो जो कोशिका है, ये जो हमारा युग्मज है, इसका विभाजन हुआ, ये 2 कोशिकाओं में बटा, तो किसी कारण से क्या होता है, ये दोनों कोशिकाएं आपस में टूट जाती हैं, ठीक है। और फिर ये दोनों कोशिकाएं जो है अब विभाजन करके, तो इनसे जो बनने वाला जो है वो 2 शिशु बनते हैं। क्लियर हुआ? नॉर्मल प्रक्रिया ऐसी है, ये आपस में विभाजन करेगा और एक आगे चल के नए शिशु का जन्म होगा। कभी कभी किसी कारण से जब ये विभाजन की प्रक्रिया हो रही है तो ये जो 2 कोशिकाएं हैं ना, ये अलग अलग हो जाती हैं और फिर इनसे 2 अलग अलग शिशुओं का निर्माण होता है। क्लियर हुआ? हाँ टीचर। क्लियर हुआ? हाँ, ठीक है। थैंक यू मैम। रोशा कुमार, हेलो टीचर। हेलो। बोलो बेटा। टीचर, जो जुड़वा बच्चे होते हैं जिससे पेट चिपकता हाँ है, किसी से सर चिपकता है, ऐसा क्यों होता है टीचर? हाँ हाँ हाँ, मैंने आपको तभी बताया कि अभी देखो, ये मैंने जैसे अभी पिछले सवाल के उत्तर में बताया कि ये जो एक जो युग्मज है वो 2 हिस्सों में टूट गया। अब ये समझो कि थोड़े दिन बाद 8 से, अगर जैसे कि ये जो फलन हुआ है, जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, इससे 8 से 10 दिन के बाद वो जो भ्रूण है वो काफी बड़ा हो चुका होता है, ठीक है। अब इस स्थिति में बनेगा, तो ये समझो कि ये यहाँ से अब ये विभाजन, ये जो अलग होने की, जो टूटने की प्रक्रिया है, ये पूरी नहीं हुई, यहाँ पे ये जुड़े रह गए, ठीक है। तो ये जो इस हिस्से से, यहाँ से जिस अंग का निर्माण होना चाहिए, वहां उस अंग से वो जुड़े रह जाते हैं। यानी ये जो अलग, मैंने यहाँ पर कैसे आपको दिखाया कि ये बिल्कुल 2 अलग अलग हो गए, ठीक है। तो अलग Yes, होने में teacher. कभी कभी अलग नहीं होते हैं। तो यहाँ से समझो, अगर कंधे का निर्माण होना था, ये वो कोशिका थी, अब वो कहाँ से अलग होते हैं, वो तो मतलब हमारे वश में नहीं है ना, अब वो चांस की बात है। तो वो कंधे से जुड़े रहेंगे। अगर इस हिस्से से पेट बनना था तो वो पेट से जुड़े रहेंगे। सर बनने वाला हिस्सा रहेगा तो सर से बनेंगे। ये जो हमारी कोशिकाएं बढ़ती है ना बेटा, ये हर एक कोशिका पहले से निर्धारित होता है कि इससे सर बनने वाला है, इससे पेट बनने वाला है, ऐसा होता है। जो लेयर बनती है, इनके जनन स्तर बनते हैं उनसे, तो अब वो कहाँ से जुड़े रह गए, तो वो फिर उनका वैसे ही जुड़े हुए जन्म होता है, अगर पूरी तरीके से अलग नहीं हो पाए तो। ठीक है? यस टीचर, थैंक यू टीचर। धन्यवाद मैडम आपने अच्छा Thank गाइड you, किया sir. बच्चों को। समय समाप्त हो चुका है थैंक यू सर, थैंक यू। और
अभी आप बच्चों को कुछ कहना चाहते हैं तो कह के समाप्त कीजिए। हाँ ठीक है, अभी मैं आपको बस बच्चों ये कहना चाहूंगी कि ये जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड है ये आपके लिए भी बहुत कठिन है, और सच पूछा जाए तो हमारे लिए भी कठिन है, क्योंकि हमें भी आदत है क्लास में ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने की, और आपको भी आदत है कक्षा में बैठकर पढ़ने की, ठीक है। लेकिन अभी इस स्थिति में हम जितना अच्छा अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और आपसे मेरी विनती है कि इस स्थिति में आप जितना अच्छे से पढ़ सकते हो पढ़ो। आप देखो आपके जो हमारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बीएमसी ने भी कितना आपके लिए कुछ अरेंज किया है, इस क्लास की व्यवस्था की है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जब हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आप वहां पर बैठकर क्या कर रहे हो हमें नहीं दिखता है, बराबर है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको समझना है कि नहीं, हमें जो है अपने आगे के जो हमारे 10th के जो एग्जाम है उसको अच्छे से हमें क्लियर करना है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, आप खुद इतने रिस्पॉन्सिबल बनो कि आपको किसी टीचर के चेक करने की जरूरत नहीं रहे कि टीचर ने सर पे बैठी है तो ही आप पढ़ें, ठीक है। चलो, आपने सुना मुझे, उसके लिए थैंक यू। धन्यवाद मैडम। थैंक यू सर।